प्यारे बच्चों, अब हम कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स के 4 चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक बार आप वीडियो देख लेते हैं तो जो प्रश्न पत्र होगा, क्वेश्चन पेपर, उसके आंसर लिखने के लिए आपको आइडिया मिलेगा। आपको समझ में आएगा कि यदि खुद से भी लिखने की कोशिश करें देन हाउ शुड आई राइट द आंसर इन अ प्रॉपर मैनर। आप पॉइंट सोच पाएंगे। यदि आप सीधे अनायास जाते हैं तो आप सोच नहीं पाओगे, आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिल पाएगा। आज की रात यदि आप जगते हैं, एक रात मतलब जगने का मतलब ये नहीं है कि पूरी रात जगो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, मेहनत करो। मतलब आज आप जगते हैं तो कल चैन से सो पाएंगे, लेकिन यदि आज आप सो जाते हैं तो कल आपको नींद नहीं आएगी, बेचैनी छाई रहेगी। इसलिए मेहनत करो ज़बरदस्त तरीके से। खेलना कूदना थोड़ा सा कम, एनुअल एग्ज़ाम है और मुझे विश्वास है कि आप सब बहुत ज़ोरदार मेहनत कर रहे हो और ये आपके कॉपी में दिखेगा। एनुअल एग्ज़ाम है 10th क्लास में, फिर नॉर्मल तरीके से, मज़ेदार तरीके से, आसानी से थोड़े थोड़े करके पढ़ाई करेंगे मज़े करते हुए। तो पहला चैप्टर क्या है इसका? वाई डेमोक्रेसी एंड व्हाट डेमोक्रेसी। वाई डेमोक्रेसी है ना, एंड व्हाट डेमोक्रेसी, ये है पहला चैप्टर। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ये चैप्टर कौन सा है? फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट है वाई डेमोक्रेसी एंड व्हाट डेमोक्रेसी। इसमें क्या क्या बातें पूछता है, बहुत ज़्यादा नहीं ले जाऊंगा, बहुत कम क्वेश्चंस करवाऊंगा। इसमें लिखा है वाई डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब किसी भी दूसरे प्रकार की सरकार से हम प्रजातंत्र वाली सरकार को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्यों? ये 11 में, 12 में और 13 में पूछा था। इम्पॉर्टेंट, इसमें यही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे इसी को कैसे पूछेगा कि वाई डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी ओवर एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गिव 4 रीजंस। इसके 4 कारण दीजिए। हम डेमोक्रेसी को क्यों पसंद करते हैं, इसके 4 कारण। वाई इज डेमोक्रेसी कंसिडर्ड, तो मतलब डेमोक्रेसी के पक्ष में, मतलब उसके पक्ष में तर्क देना है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसी को अलग अलग तरीकों से पूछ सकता है आपको। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम डेमोक्रेसी को क्यों पसंद करते हैं। ठीक है, वाई डू वी लाइक डेमोक्रेसी। तो चलिए डेमोक्रेसी को क्यों पसंद करते हैं, इस बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अकाउंटेबल गवर्नमेंट होता है। डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? अकाउंटेबल। ये पॉइंट आप जब लिखना, लॉजिक है ना, अबाउट द डेमोक्रेसी, इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब एक जिम्मेदार सरकार होती है। डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट्स प्रेजेंट्स द नीड्स, इट्स रिप्रेजेंट्स द नीड्स ऑफ द पीपल। यह अकाउंटेबल गवर्नमेंट होता है। पहला पॉइंट अकाउंटेबल गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट क्या कहा? बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। इसमें डिस्कशन होता है, वैचारिक मतभेद होता है, लेकिन दूसरे वाले में, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि लटकाओ इसको, भाई औरंगजेब वाली बात है, कुछ भी बात हुई सीधा लटकाओ। तो ये नहीं होता है। बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, ये संपर्क और विचार विमर्श पर आधारित सरकार है। आगे देखें हम इसमें क्या बातें कही गई। 2 पॉइंट तो हमने देख लिया। तीसरा पॉइंट कह रहा है ये इसका डील्स। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? डील्स विद डिफरेंसेस, मतलब मतभेदों के साथ डील्स करते हैं, मतलब उसकी भी इज्जत करते, उसके साथ बातचीत होती है, वार्तालाप होता है। डील्स विद डिफरेंसेस। और 4th पॉइंट है पॉलिटिकल इक्वलिटी। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी व्हिच इंश्योर्स इक्वल राइट्स बोथ फॉर द रिच एंड द पुअर। एक अंबानी हो, उसको भी एक वोट देने का अधिकार है, और रोड पे चलने वाला एक फकीर हो, एकदम रोड के किनारे सोने वाला, उसको भी एक वोट देने का अधिकार होता है। तो डेमोक्रेसी में सबका महत्व होता है। इसलिए आप नेता आते हैं तो बड़े बड़े धनी, कुर्ता पैजामा वाइट कलर का, फिर भी आपके आगे कहते हैं कि इस बार ध्यान रखिएगा। ये डेमोक्रेसी की ताकत है। तो ये इसके फेवर में मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना। देखो आगे ये क्या कह रहा है, आगे देखते हैं आगे ये क्या कह रहा है। ये लिख रहा है पॉलिटिकल, हाँ ये तो हमने देख लिया, पॉलिटिकल इक्वलिटी देख लिया। रूम फॉर करेक्शन,
इसमें ना सुधारने का भी मौका देता है, रूम फॉर करेक्शन। लेकिन जब नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे पहले राजा की व्यवस्था होती थी तो कोई भी गलती हो तो सीधा फांसी लटका देता था, तो ये सारी बातें नहीं होती थी। तो रूम फॉर करेक्शन, रूम फॉर करेक्शन, ये 5वां पॉइंट है, ये ध्यान रखना। छठा है डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू द सिटीजन्स टू फ्लरिश अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। मतलब प्रजातंत्र जनता को उसकी क्षमता के अनुरूप विकसित होने का, आगे बढ़ने का मौका देता है। तो ये इसलिए डेमोक्रेसी एक अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। मुझे विश्वास है कि इसके पॉइंट स्क्रीनशॉट लेके आप या वीडियो को रोक के लिखोगे और अच्छे से कंप्लीट करोगे। आगे हम देखते हैं, इसके अगेंस्ट में बहुत पूछता है, वो भी पूछता है, मतलब पक्ष में तो पूछता ही है। कह रहा है एक्सप्लेन द मेजर आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, या प्रजातंत्र के खिलाफ तर्क दीजिए। प्रजातंत्र के खिलाफ, वो पर्दा को सही कर दो, प्रजातंत्र के खिलाफ तर्क दीजिए। एक्सप्लेन द मेजर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, या उसी को इस तरह से पूछा जा सकता है क्या कि डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इमर्जिंग इन द मॉडर्न टाइम्स, स्टिल द शॉर्ट कमिंग कैन नॉट बी रूल्ड आउट। मतलब इसकी कमियों को भी नकारा नहीं जा सकता है। डेमोक्रेसी एक अच्छा सरकार है, लेकिन इसकी कमियों को भी नकारा नहीं जा सकता है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद असेसिंग एनी 5 शॉर्टकमिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। शॉर्टकमिंग मतलब प्रजातंत्र की त्रुटि। ये वीडियो मैंने इस चैप्टर का कंप्लीट बनाया है, इसमें 2 ही बात है, प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेसी के फेवर में पॉइंट और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में पॉइंट। तो ये सारी बातें हैं। तो चलिए अब इसके अगेंस्ट में क्या है। हर चीज़ का अपना एक विशेषता और उसकी ड्रॉबैक भी होती है। तो कहा है कि इंस्टेबिलिटी, मतलब सरकार स्थायी नहीं होती, हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है। तो पिछली सरकार कुछ अच्छा करना चाहे तो दूसरी सरकार आके बदल देते हैं, तो ये इंस्टेबिलिटी होती है, अस्थायित्व होता है। अंडर डेमोक्रेसी लीडर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज कीप चेंजिंग, दिस लीड्स पॉलिटिकल मतलब इंस्टेबिलिटी, ये राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करता है। लो मोरालिटी, इसमें मोरालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जो मेजर यानी कि जो मेजोरिटी कहेगा वही होगा। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। डिलेज इन डिसीजन मेकिंग, मतलब डेमोक्रेसी में अब सभी लोगों से पूछा जाएगा तो निर्णय लेने में थोड़ा लेट लगता है। एक व्यक्ति से कोई निर्णय लेना हो तो ऑन द स्पॉट निर्णय लेता है, तो ये भी एक डिलेज इन डिसीजन, मतलब इसमें डिसीजन लेने में गलती, लो मोरालिटी, इंस्टेबिलिटी। और चौथा पॉइंट का बैड डिसीजंस। अब 10 लोग हैं, 4 पढ़े लिखे हैं और 6 पढ़े लिखे नहीं हैं, तो जो 6 अनपढ़ हैं वो जो कहेगा वही होगा, 4 पढ़े लिखों की बात नहीं होगी। इसलिए बैड डिसीजन भी डेमोक्रेसी, इसलिए किसी विद्वान ने यह भी कहा कि जो प्रजातंत्र होता है वो मूर्खों का शासन होता है, ये भी यहाँ तक कहा गया। अब लिखा है लो मोरालिटी, डिलेज इन डिसीजन, और क्या कहा जी, ये कहाँ चले गए फर्स्ट पंडित अरविंद, दूसरा चलाया ये तो नीचे। ठीक है, यहाँ पे है क्या, एक्सेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेड बाय द, ये तो हाँ ये सेकंड आ गया मुझे लग रहा है, कौन सा है बोलो, एक्सप्लेन द, अरे भाई एक्सप्लेन कहाँ है लिखा, डील्स विथ डिफरेंसेस, ये हमने देखा। इसके बाद पॉलिटिकल इक्वलिटी, रूम फॉर करेक्शन एंड डेमोक्रेसी, तो ये सारे इसके, ये तो इसकी विशेषता है, ये तो इसकी विशेषता है। अब हमने इसके जो इसके फेवर में हमने देखा था ये, और इसके आगे एक्सप्लेन द मेजर आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, तो हमने इसके अगेंस्ट में क्या क्या देखा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसके पॉइंट को। इंस्टेबिलिटी होता है, क्या इंस्टेबिलिटी मतलब अस्थायी होता है, लो मोरालिटी, डिलेज इन डिसीजन मेकिंग, बैड डिसीजंस, करप्शन भी होता है। मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी में कई लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसके कारण
करप्शन बहुत ज़्यादा होता है, और राजा वाले में एक फैमिली होती है, वही जो खाएंगे पिएंगे, बाकी तो इतना नहीं होता करप्शन का चांसेस तो है। इलिटरेट एंड पॉलिटिकल अनकॉन्शियस, ये मैंने बताया ना कि इलिटरेट, ये भी एक बात है, मूर्खों का शासन कहा गया है इसको, तो ये आप देखेंगे इलिटरेट एंड पॉलिटिकल अनकॉन्शियसनेस वोटर्स, मतलब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो पता ही नहीं चलता, दारू शराब और इन सब चक्करों में छोटे छोटे सामान, टीवी फ्रिज ये वो देने के चक्कर में उसको अपने वोट को खराब कर लेते। तो इस चैप्टर में 2 ही पॉइंट है, फेवर में और इसके अगेंस्ट में डेमोक्रेसी के। 4-5 पॉइंट याद कर लेना, ये चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा आपको, और इसको बड़े अच्छे से लिख सकते हैं। अब हम करते हैं दूसरा चैप्टर। प्यारे दोस्तों, सेकंड चैप्टर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की विशेषता से रिलेटेड है। क्या है हमारे सेकंड जो चैप्टर है वो हमारे संविधान की कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, चैप्टर 2। क्या नाम है चैप्टर का? कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, और ये चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। इसमें भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में जो बनकर तैयार हुआ। आज़ादी से पहले भारत का संविधान लिखना शुरू हुआ, और आज़ादी मिलने के बाद यानी भारत का संविधान लगभग 26 जनवरी से कुछ दिन पहले 26 नवंबर को समाप्त हुआ। टोटल लगभग 3 इयर्स लगे, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो भारतीय संविधान में लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, इसकी जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना, वो कितना शानदार है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इन सारी बातों के बारे में है। तो एक क्वेश्चन है इसमें, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो देखो भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फॉलोज। आर कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट नोन कॉन्स्टिट्यूशन, विश्व के सबसे, मतलब हमारा जो संविधान है वो विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। हमारा जो संविधान है वो विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा क्या कह रहे हैं ये कि इट हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस एंड फ्रॉम सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद और इनकी देखरेख में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द चेयरपर्सन एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। मतलब भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और मेन हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन सबकी देखरेख में और भी बहुत सारे व्यक्तियों ने मिलकर विश्व के अलग अलग संविधान का अध्ययन करके और अच्छी अच्छी बातों को, साउथ अफ्रीका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इन सब का संविधान अध्ययन करके और हमारे संविधान को एक बेहतर, पुख्ता और बड़ा संविधान बनाया। तो इट हैज़ बीन drawn from a different sources and from several constitution of the world. Our constitution is more flexible than rigid. हमारा संविधान ना तो ज़्यादा रिजिड है ना फ्लेक्सिबल है, बल्कि ज़्यादा फ्लेक्सिबल ही है। अभी तक 100 लोगों को फांसी नहीं हुआ पूरे देश में आज़ादी के बाद भी। इसका ये शो करता है 70 वर्षों के बाद भी कि हमारा संविधान बहुत ज़्यादा कठोर नहीं है। आगे क्या कह रहा है, हाँ ये सारी बातें। आर कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल देन रिजिड, रिक्वायर्ड इंस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट्स कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, इसमें बदलाव हो सकता है। प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज है, 6 मौलिक अधिकार है और 11 मौलिक कर्तव्य है। प्रोविजंस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी 18 वर्ष या उससे अधिक कि जो भी व्यक्ति हैं बिना जाति, धर्म, लिंग भेद के वो वोट डाल सकते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे संविधान की विशेषता है कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब अध्यक्षीय नहीं है, प्रेसिडेंशियल नहीं है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल का मतलब है संघीय व्यवस्था है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत, इन सब में अलग अलग पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है। आगे आप पढ़ोगे इन सब चीज़ों के बारे में। आगे लिखा है हाँ गवर्नमेंट, फेडरल स्ट्रक्चर है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन सब में विभक्त है, सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं है, जो जुडिशरी है वो स्वतंत्र है। तो ये हमारे भारत के संविधान की विशेषता है। आगे हम देखते हैं इसमें कि भारत के संविधान को बनने में कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्या योगदान था।
व्हाट वाज द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेन उन्होंने ही तो मिलकर बनाया था। क्रांतिकारियों के त्याग, तपस्या और बलिदान से देश में एक प्रेरणा मिली कि हमारा स्वयं का संविधान हो, हमारी स्वयं की सरकार हो और हम अपने देश के विकास में हम स्वयं योगदान देंगे, इस देश पर हमारा अधिकार है। तो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का चुनाव हुआ और फिर ये संविधान बना। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब संविधान सभा का एक पवित्र योगदान था, सेक्रेड रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ये जवाब देना है, assess the contribution made by the constituent assembly to form the Indian constitution। इसमें लिखा है कि as per the cabinet mission plan 1946 a constitution making body called the constituent assembly was formed। election to the constituent assembly were held in July 1946। कैबिनेट मिशन आया 1946 में और उसके लिए चुनाव हुआ संविधान सभा के लिए और उसने संविधान बनाने की जिम्मेदारी ली। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमैटिक, ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर। इट बिकेम फुल्ली सॉवरेन बॉडी, और ये फुल्ली सॉवरेन बॉडी बन गया। फर्स्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस व्हिच वाज unanimously passed। it was India, है ना, चार्टर ऑफ फ्रीडम, देन सम बेसिक प्रिंसिपल। जवाहरलाल नेहरू ने पहले इसको इनमें ये पारित किया और फिर उसके बाद इसका लिखना प्रोसेस स्टार्ट हुआ। आफ्टर पासिंग द रिजोल्यूशन, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके बड़े अच्छे से करोगे। सेवरल राउंड्स ऑफ थ्रू डिस्कशन टूक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। काफ़ी डिस्कशन हुआ। आपको संविधान के बारे में और ज़्यादा जानकारी हो तो आप कॉन्स्टिट्यूशन लिखोगे। इसमें एक फिल्म बना हुआ है, फिल्म का मतलब है कि उसको फिल्म नहीं कहते, एक छोटा सा प्ले होता है, एपिसोड्स टाइप का है। तो वो आप देखोगे, बड़ा शानदार बनाया हुआ है लेकिन लंबा है। जब पेपर हो जाए तो आप देखना, तो उसमें कैसे डिस्कशन हुआ। उसमें रोल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जवाहरलाल नेहरू का, राजेंद्र प्रसाद का, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, सबका रोल दिया गया है। और बड़े शानदार, सरदार पटेल का, बहुत अच्छे से सब अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं, अलग अलग कॉस्ट्यूम पहने हुए, लगेगा कि एकदम वो फीलिंग आएगी सच में संविधान सभा का डिस्कशन हो रहा। वो देखना चाहिए आपको। तो कैसे बहुत सारे डिस्कशन के बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड और adopted by the Constituent Assembly on November 26, 1949। It came into force on January 26, 1950। 26 नवंबर 1949 को तो ये पारित हो गया, यानी बनकर तैयार हो गया, और इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कांग्रेस पार्टी के उस समय अध्यक्ष थे, सबने मिलकर ये प्रण लिया था कि इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंट करेंगे। तो उसी को यादगार बनाने के लिए संविधान सभा ने ये निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू करेंगे और उस दिन से हम फुल्ली डेमोक्रेटिक कंट्री, रिपब्लिक कंट्री बन गए। तो ये बातें आपको पूछेगा। आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या छोटी छोटी बातें हैं। इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप इसको अच्छे से कर लेना। क्या करना, अब जैसे आपको इसमें पूछेगा कि नेम द ऑटोबायोग्राफी, जैसे इसमें पूछा है नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? तो इसके ऑटोबायोग्राफी का नाम है, मेन कम तो हिटलर का है ना, आपने पढ़ा है। इसकी द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये इससे रिलेटेड है। व्हिच पार्टी फॉट द लिबरेशन मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका। तो ये सब चीज है, मैं आंसर लगा देता हूं, आप कर लेना। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसका आंसर है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मेंशन द मेन लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका हु अपोज अपार्थाइड। ये किसने इसको विरोध किया था? तो नेल्सन मंडेला ने इसका विरोध किया था, इसका भी आंसर है। मेंशन मोतीलाल नेहरू। अब देखते हैं कि आगे क्या है और फटाफट इसको ख़त्म करते हैं। मेंशन द मेन लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीका हु अपोज्ड अपर, ये तो कर ही दिया। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये मोतीलाल नेहरू ने मिलकर कब इसका ड्राफ्टिंग तैयार किया था? जो भारत के संविधान का जो कुछ बातें हैं वो इंडियन एक्ट 1935 से लिया गया है। भारतीय कहेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर सबसे अधिक इफेक्ट किसका प्रभाव? तो कहेंगे
इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 का, और उससे भी पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और सब मिलके भारत के संविधान की एक रूपरेखा तैयार की थी 1928 में। इन विच मैगजीन महात्मा गांधी रोट हिज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से मैगजीन में उन्होंने ये लिखा था? तो इसका आंसर है यंग इंडिया। छठा क्वेश्चन है हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर, ये ध्यान रखना। आगे है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे लिख रहा है व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ये 26 नवंबर 1949 को इसको अपना लिया था, 26 नवंबर 1949 को। और कब इसको, When did the Constitution India come into effect? तो 26 जनवरी 1950 को ये प्रभाव में आ गया था। और हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? कितने मेंबर्स थे? इसके मेंबर्स थे 299। बंटवारे के बाद पाकिस्तान का कुछ चला गया था, 300 से ज़्यादा था, लेकिन पाकिस्तान का अलग होने के बाद 299 मेंबर थे भारतीय में। फ्रॉम विच कॉलोनियल लॉ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स एडॉप्टेड? ये सब ये कह रहा है many provisions in the constitution skins। तो यह द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये ध्यान रखना। इससे भारत का संविधान बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो मुझे लगता है कि आप ये क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से कर लोगे। आगे यदि देखा जाए तो देखते हैं, इसमें आगे मुझे लगता है कि ख़त्म मामला है। अब ये तो था दूसरा चैप्टर, अब तीसरे चैप्टर में क्या क्या बातें हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का, ये देखते हैं बच्चों। तो जो तीसरा चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, क्या नाम है चैप्टर का? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, मतलब चुनावी राजनीति, चुनाव कैसे होते हैं, ये चैप्टर 3 है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। आसान है, इसमें 3 ही क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी में इसके पॉइंट लिखना और देखना, कम से कम एक बार वीडियो देख लोगे तो आपको आइडिया तो आ ही जाएगा। यदि पेपर में आता है आपके प्रश्न तो बहुत आसानी से लिख पाओगे। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पहला मैंने क्या दिया कि इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन कमीशन इसकी घोषणा करता है। फिर इलेक्शन कमीशन के क्या पावर हैं, और एक है कि अलग अलग तरीके का चुनाव कौन कौन सा है। तो देखो ना कितना आसान है, आसानी से बैठ के आप देख लेना, बहुत आसानी से हो जाएगा आपका ये चैप्टर। लिखा है एग्जामिन द इलेक्शन प्रोसीजर, मतलब चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन करें। तो सबसे पहले क्या होता है, अनाउंसमेंट ऑफ द डेट्स। इलेक्शन कमीशन, अभी 4-5 राज्यों में चुनाव है, तो इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या है, इलेक्शन की घोषणा नहीं की, एक डेट आता है। जैसे हमारे CBSE एग्जाम की घोषणा करता है 10th और 12th की, ऐसे ही इलेक्शन कमीशन का काम है, चुनाव के बारे में सारे अधिकार उन्हीं के पास है। फिर नॉमिनेशन होता है, द इलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट्स विद अनाउंसमेंट ऑफ द डेट्स। फिर नॉमिनेशन का मतलब है कैंडिडेट को डेट दिया जाता है कि इसमें आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप जाके नॉमिनेट करें। उसके बाद आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द डेट्स द कैंडिडेट्स फाइल देयर नॉमिनेशन पेपर्स, मतलब जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराते हो एग्जाम के लिए, ऐसे इनका नॉमिनेशन होता है। स्क्रूटनाइजिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स, फिर इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी होते हैं उनके नॉमिनेशन पेपर को चेक करते हैं कि ये सही है या गलत है, इन्होंने जो सूचना दिया है द इंफॉर्मेशन विच इज़ गिवन बाय द कैंडिडेट वो सही है या गलत है, वेदर इज राइट, तो वो चेक करते हैं। यदि फॉल्स हुआ तो उसका रद्द कर देते हैं, कैंसिल। विथड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन, बाद में किसी का मन बदल जाता है कि भाई अब चुनाव नहीं लड़ना, किसी दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर देना या कुछ भी, तो वो अपना नामांकन वापस लेने की भी डेट की घोषणा होती है। आगे देखें तो और क्या होता है, तो ये है। आगे लिख रहा है कि विथड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन के बाद की बात करें, रुक जाओ भाई, हाँ, विथड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन। इसके बाद कह रहा है पब्लिकेशन ऑफ द फाइनल लिस्ट। इसके बाद चुनाव आयोग फाइनल लिस्ट जनता को बता दी कि ये लिस्ट है, अब आप इसमें से एक को चुनना है। इलेक्शन कैंपेन, फिर चुनाव का प्रचार होता है, जब कहते रहते हैं कि जुझारू, युवा, कर्मठ, नेता, सब पता नहीं यही वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये जुझारू पता नहीं कौन कौन है, फिर भी हमारा देश इतना पीछे क्यों हो रहा है। पोलिंग, पब्लिक हॉलीडे, इलेक्शन उस दिन फिर छुट्टी की घोषणा होती है और इलेक्शन कमीशन एक तय डेट करता है कि उस दिन चुनाव होगा और उस दिन चुनाव फिर
होता है, बहुत अच्छे से कराने की पूरी व्यवस्था की जाती है चुनाव आयोग के द्वारा, लेकिन हो नहीं पाता, वो अलग बात है। पोलिंग पब्लिक हॉलीडे, फिर वोट की काउंटिंग होती है और फिर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होता है। वोट की चुनाव हुआ, फिर काउंटिंग और फिर डिक्लेरेशन। ये पॉइंट्स आप अपने मन से लिख सकते हो कि चुनाव आयोग तिथि की घोषणा करता है जो चुनाव की, या ये भी कह सकते हैं प्रिपेयरिंग ऑफ वोटर लिस्ट, पहले भी वोटर लिस्ट तैयार होता है, फिर डेट का अनाउंसमेंट होता है, प्रचार होता है, फिर वोटिंग होती है, फिर गिनती होती है, फिर सर्टिफिकेट दिया जाता है, गिविंग सर्टिफिकेट टू द विनर, और इसके बाद फिर हो गया चुनाव संपन्न सब सही तरीके से। तो ये प्रोसेस है। यदि आपसे पूछता है तो यू कैन राइट इन दिस मैनर, ये चुनाव की प्रक्रिया है। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि चुनाव, जैसे मैंने कहा ना कि आपके 10th 12th के पेपर कराने की जिम्मेदारी CBSE की है, ऐसे ही भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। एक इलेक्शन कमीशन का हेड होता है और उसके दो इर्द गिर्द उसको मदद करने के लिए दो होता है। जैसे सुनील अरोड़ा जी अभी हैं इलेक्शन कमिश्नर। अब ये 4-5 राज्यों के बाद फिर हो सकता है कि उनका रिटायरमेंट आ जाए। बहुत पावर होता है इलेक्शन के समय। एक TN शेषन नाम के चुनाव आयोग थे, आप अपने पापा से डिस्कस करना, कमाल के थे। उनका नाम सुनते ही नेताओं की रूह कांप जाता था। उस समय जब 90 के दशक में आए थे तो TN शेषन ने तहलका मचा दिया था, चुनाव की पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी को इतना शानदार बना दिया था एकदम। तो ऐसे ही अब देखते हैं कि कमीशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, मतलब इलेक्शन कमीशन का क्या काम होता है, कहाँ गया रे बाबा, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। ये लिख रहा है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मतलब या कहेगा, हाँ, मतलब निष्पक्ष चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका का वर्णन करें, यानी चुनाव आयोग कौन सा कार्य करता है इसके बारे में आपको बताना है। तो देखो, सबसे पहले चुनाव आयोग क्या करता है, अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स। चुनाव आयोग कैंडिडेट या पार्टी को इस चुनाव चिन्ह देता है। चूंकि भारत बहुत पढ़ा लिखा देश नहीं है, तो बहुत व्यक्ति जो पढ़े लिखे नहीं है वो पढ़ के नहीं समझ सकते कि मैं किसको वोट देना है। तो इसके लिए क्या करता है, अरविंद बैठ जाओ, क्या कर रहा है, तो इसके लिए चुनाव आयोग उनको एक चिन्ह देता है कि उस चिन्ह के जरिए जो अनपढ़ मतदाता है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो पढ़ सके। प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, इलेक्टोरल रोल्स आर प्रिपेयर्ड इन विच द नेम, फादर्स नेम, मतलब जिसको वोटर लिस्ट कहते हैं, वो तैयार किया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा, उनके कर्मचारी तय करते हैं। तो ये चुनाव आयोग का काम है। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, परिसीमन, मतलब विधानसभा और राज्यसभा का कौन कौन सा क्षेत्र होगा, कहाँ तक होगा, कितना बड़ा होगा, ये तय करता है कौन, चुनाव आयोग, जगह तय करता है। इसके बाद फिक्सिंग द इलेक्शन डेट्स, इलेक्शन के डेट की घोषणा चुनाव कौन करता है, चुनाव, जैसे एग्जाम की डेट की घोषणा CBSE हेड करते हैं। इसके बाद है स्क्रूटनीज, वही वाली बात है, जो गलत नाम होता है उसको छांटा जाता है, उसको फिर हटाया जाता है। चेकिंग अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ द पार्टी इन पावर, इंपॉर्टेंट ड्यूटी, मतलब क्या होता है कि जो पार्टी पावर में होती है उसको, वो अपने पावर का दुरुपयोग न करे, इसके लिए चुनाव आयोग सख्ती से पेश आता और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने की पूरी जिम्मेदारी होती है। तो ये चुनाव आयोग का मेन काम है। अब एक इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि 3 तरीके का इलेक्शन होता है। एक तो होता है जनरल इलेक्शन, एक होता है जनरल इलेक्शन, मतलब आम चुनाव। आम चुनाव का मतलब है लोकसभा का जो चुनाव होता है, 2014 में हुआ था, फिर 2019 में हुआ, 14 से पहले भी हुआ, नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने, तो 2014 में, फिर 19 में, और फिर 9 और 5 14 2024 में, 2024 में जनरल इलेक्शंस होगा। आम चुनाव, जनरल इलेक्शन यानी लोकसभा का इलेक्शन 5 साल पे होता है। तो ये होता है जनरल इलेक्शन जो 5 साल पे होता है। When elections takes place after the expiry of the fixed tenure of the legislative body, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का है। एक होता है मिड टर्म इलेक्शंस, इसको हिंदी में कहते हैं मध्यावधि चुनाव, इसको कहते हैं आम चुनाव और इसको कहते हैं मध्यावधि चुनाव। मिड टर्म इलेक्शंस, जब कभी भी क्या होता है, मिड टर्म इलेक्शंस का मतलब है कि मान लो सरकार किसी कारणवश गिर गई, यानी सरकार को समर्थन नहीं मिला और पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया, सरकार गिर गई, तो उस बीच में जो टेन्योर कंप्लीट करने से पहले जो चुनाव होता है उसको कहते हैं मध्यावधि चुनाव, यानी कि मिड टर्म इलेक्शंस। और तीसरा होता है बाई इलेक्शंस।
कभी कभी क्या होता है कि कोई सांसद चुनने के बाद 2-3 साल के बाद उनकी डेथ हो गई या किसी कारणवश उसने रिजाइन दे दिया, तो वो जो सीट खाली होगा और उस पर जो चुनाव होगा उसको हम कहते हैं बाई इलेक्शंस। तो ठीक है ना, उपचुनाव। तो उपचुनाव व्हेन अ पर्टिकुलर सीट इज डिक्लेयर्ड वैकेंट। तो ये 3 तरीके का इलेक्शन है, इसको ध्यान रखना। पूछेगा जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस में क्या फ़र्क है, आप हमें बताओ, तो आपको ये बताना है। अब आखिरी चैप्टर है, आखिरी वर्किंग इंस्टीट्यूशंस, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये करते हैं हम आखिरी चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का, और वो है वर्किंग इंस्टीट्यूशंस। इसमें मेनली कौन सी चीज़ों के बारे में दिया गया है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट के बारे में, इन सब के बारे में दिया गया वर्किंग इंस्टीट्यूशंस। आप वीडियो देखो, आपको आइडिया आ जाएगा। पेपर में यदि प्रश्न होता है तो बहुत आसानी से लिख पाओगे। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। तो क्या है ये? डिस्टिंग्विश बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के बीच में क्या अंतर है? लोकसभा, आप जब मैं गया हूँ संसद भवन में दर्शक दीर्घा से, कोई भी आम नागरिक जा सकता है, उससे साइन करवाना होता है, एक प्रोसीजर है, फॉर्म भरना पड़ता है, और अब आपके जो सांसद हैं उनका अपना सिग्नेचर होता है, उनका लेटर पे लिख कर फिर आसानी से आप जाके लाइव डिस्कशन देख सकते हो। तो लोकसभा एंड राज्यसभा, ये लोकसभा एंड राज्यसभा। देखो, लोकसभा के जो कैंडिडेट होते हैं जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, राज्यसभा के कैंडिडेट को भी, मतलब मेंबर को भी, कैंडिडेट क्यों कहें, मेंबर को भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहा जाता है। लेकिन ये डायरेक्ट जनता के बीच से चुन के आते हैं, और ये इनको एमएलए चुनते हैं। राज्यसभा के सदस्य को कौन चुनते हैं? अभी हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो वाराणसी से लोकसभा के सांसद हैं, लेकिन इससे पूर्व प्रधानमंत्री जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो जो प्रधानमंत्री थे वो असम से राज्यसभा के सदस्य थे, यानी लोकसभा से चुन के नहीं आए थे। प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है, लोकसभा का मेंबर हो या राज्यसभा का, कोई का मतलब इन दोनों में से किसी एक का मेंबर होना जरूरी है। तो मेंबर ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द सिटीजन्स। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा के मेंबर चुनते हैं, विधायक चुनते हैं इनको। लोकसभा टर्म इज ओनली फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद इसका चुनाव होता है, 14 में, 19 में, 24 में होगा। राज्यसभा के मेंबर का चुनाव 6 साल के लिए होता है, लेकिन 1/3 मेंबर इसके 6 साल बाद ये हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन ये परमानेंट हाउस होता है, ये परमानेंट हाउस होता है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज 543। अच्छा, 543 का चुनाव होता है और 2 को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, यानी टोटल 545 मेंबर्स होता है। 543 और प्लस 2 यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। और इसमें क्या है? इट कैन नॉट हैव मोर देन 250 मेंबर्स, 250 मेंबर्स, यानी कि इसमें कितना होता है? 238 और प्लस 12, राष्ट्रपति 12 को नॉमिनेट करते हैं। राज्यसभा डज नॉट हैव एक्सरसाइज मच पावर ओवर देन मनी बिल। मनी बिल में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होता है। द लोकसभा इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा एंड राज्यसभा हैज़ कंपैरेटिवली लेस पावर्स, इसके पास शक्ति कम होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जरूर कर लेना। और मैं इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि क्या करना है आपको। जैसे आपको पूछेगा कि हाउ इज द लोकसभा मोर पावरफुल देन द राज्यसभा। तो देखो, द लोकसभा इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा। एन ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी पास्ड इन बोथ द हाउसेस, but if there is a differences between the two houses, the final decision is taken in a joint session. Since the number of members of the Lok Sabha is more than that of the Rajya Sabha, the views of the Lok Sabha are more likely to be prevail. दोनों, किसी भी कानून को बनने के लिए दोनों सदनों से जाना जरूरी है। यदि विवाद होता है तो दोनों का ज्वाइंट सेशन होता है, राष्ट्रपति उसकी अध्यक्षता करते हैं। उस केस में तो लोकसभा के मेंबर ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसके व्यूज़ ज़्यादा मैटर करते हैं। आगे क्या लिखा कि द लोकसभा एक्सरसाइजेज मोर पावर्स इज इन मनी मैटर। पैसों के संबंध में लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होता है। यदि किसी बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा, राष्ट्रपति ने उसको अच्छा नहीं लगा तो फिर वापस करेगा, लेकिन फिर लोकसभा उसको भेजेगा तो 14 दिन के अंदर उन्हें मतलब उसको
राष्ट्रपति को उनको साइन करके भेजना पड़ेगा। यानी मनी बिल के केस में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होता है। इट इज़ अप टू द लोकसभा टू एक्सेप्ट द चेंजेस और नॉट। द लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स if the majority of the Lok Sabha members say they have no confidence in the Council of Ministers, all the ministers including the Prime Ministers have to quit. The Rajya Sabha does not have this power. तो ये आप समझ गए होंगे कि किस तरह से लोकसभा के ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। समझ पा रहे हैं बात। और एक है 3 तरीके का मिनिस्टर होता है। हाउ मेनी टाइप ऑफ मिनिस्टर्स आर देयर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स। एक्सप्लेन द 3 कैटेगरीज ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। जो केंद्र सरकार में वो 3 तरीके का मिनिस्टर्स हैं। कौन कौन सा? तो मैं बताता हूँ। द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, ये देखिए 3 तरीके का मिनिस्टर्स हैं। कौन कौन से? तो ये देखिए, एक है कैबिनेट मिनिस्टर्स, दूसरा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, और तीसरा है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ये 3 तरीके का मिनिस्टर है, आप इसको नाम याद रख लेना। कैबिनेट मिनिस्टर्स में जैसे हमारे रक्षा मंत्री है, रेल मंत्री है, इसका रक्षा मंत्री और रेल मंत्री के इंडिपेंडेंट ये भी होता है। बहुत सारे उदाहरण, दे आर द टॉप लेवल लीडर्स, बहुत ज़्यादा पावर इनके पास होते हैं। हु आर इन द चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्ट्रीज। यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर्स मीट टू द टेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर्स। इन्हीं के नाम के द्वारा फिर कोई भी ये होता है बिल पारित कहते हैं कोई कार्य। दे आर इन द चार्ज ऑफ ए स्मॉलर मिनिस्टर्स, दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन दे आर इनवाइटेड। जब उनको इनवाइट किया जाता तभी। इनके पास कम मंत्रालय। दीज मिनिस्टर्स आर अटैच्ड टू एंड आर रिक्वायर्ड टू असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर्स। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये कैबिनेट मिनिस्टर की मदद करते हैं। तो ये आप ध्यान रखना। तो आप बताना 3 तरीके का मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। तो ये आप ध्यान रखना। मैंने बता ही दिया लोकसभा राज्यसभा का। अब एक बात है, अब आपसे कोई पूछता है कि प्राइम मिनिस्टर के पास क्या क्या पावर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? सरकार का लीडर होता है। वो मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता तो राष्ट्रपति है, मतलब लेकिन नाम के लिए केवल उसको नाम लिस्ट कौन भेजता है? प्राइम मिनिस्टर्स। तो बहुत सारे पावर होते हैं। तो यदि आपको प्राइम मिनिस्टर इसी वजह से पूछता है, ही लीड्स द मेजोरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट। ये क्या है क्वेश्चन कि पार्लियामेंट क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री की शक्ति के बारे में बताएं। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो ये ही लीड्स द मेजोरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट। ही समन्स एंड प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। ऑल द डिसीजंस बाय हिज कैबिनेट आर टेकन अंडर हिज लीडरशिप, कंसेंट एंड ऑथोरिटी। आगे क्या लिख रहा है? He acts an advisor to the president। वो राष्ट्रपति का सलाहकार भी होते हैं, जजेस। He is free to choose his ministers and can change their portfolios। वो किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है जो उसके योग्य है, और किसी को हटा भी सकता है। तो ये प्रधानमंत्री के पावर्स हैं। राष्ट्रपति का तो बहुत सारा पावर होता है। राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट के पावर के बारे में देखो, ये क्या है, क्या लिखा है? स्टेट द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के क्या क्या पावर होते हैं? तो राष्ट्रपति के पावर क्या होते हैं? ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज टेक प्लेस। यदि शक्तियों की बात आएगी तो देश में सबसे सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति हैं, लेकिन वो कैबिनेट के बिना कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बड़ा डिसीजन। तो मेन पावर तो कैबिनेट के पास ही होता है। कैबिनेट मतलब मिनिस्टर्स के पास। ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ही एक्सरसाइजेज ओनली द नॉमिनल पावर्स। नाम मात्र की शक्ति होती है। राष्ट्रपति का मतलब है एक परिवार है, उसमें 4 लड़के हैं और एक बुजुर्ग पिताजी हैं, तो डिसीजन तो बेटे मिलकर लेते, लेकिन बुजुर्ग पिताजी का सहमति होना जरूरी होता है। तो उनको नाम मात्र के लिए, जैसे एक प्लॉट खरीदना है तो कह रहे पिताजी खरीद लें, तो कह रहे अरे क्यों खरीदोगे, इतना तो संभल नहीं रहा है। तो कह पिताजी जरूरी है खरीद लो, चलो साइन कर दिया। तो मतलब पिताजी को एक इज्जत के लिए पूछते हैं, बाकी काम सब 4 बेटे करते। तो बेटों को मिनिस्टर्स की तरह देखिए और पिताजी को एक राष्ट्रपति की तरह देखिए। बड़े बुजुर्ग हैं और बहुत अनुभवी हैं, तो उनकी इज्जत करना जरूरी है। परिवार उन्हीं के नाम पे है। देश का सबसे बड़ा डिसीजन उन्हीं के नाम पे लिया जाता है, लेकिन जो डिसीजंस हैं एक्चुअल में वो मिनिस्टर्स यानी कैबिनेट के पास होता ज़्यादा शक्ति। He supervises the overall all functions of all the political institutions in the country so that they operate in harmony to achieve the objectives of the states। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है।
आगे है ऑल द लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स, जो भी एम्बेसडर बनता है या बड़े बड़े गवर्नर बनता है किसी स्टेट का, वो इन्हीं के नाम पे तो बनता है, यही बनाते हैं। तो ये है, आप इसका ले लेना एक स्क्रीनशॉट। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स, अपॉइंटमेंट तो बता ही दिया, आर मेड इन हिज नेम, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति हमारे। अभी राष्ट्रपति कौन है तो आप लिखो कमेंट में। अभी सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, इन तीनों का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं समझूंगा कि यू आर वेरी सीरियस विद योर स्टडी और मैं आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूं। अभी ज्योग्राफी का और मैप का वीडियो रह रहा है जो आपको आपके पेपर में परफेक्ट नंबर दिलाएगा। थैंक यू वेरी मच।